अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज है जी निम्रा अहमद के मुकम्मल नावल जन्नत के पत्ते की 30वीं किस्त को एंजॉय करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। सानिया की बातें तब भी इसके जहन में घूम रही थी जब वो अपने अपार्टमेंट बिल्डिंग की लिफ्ट से निकला। पुरानी यादें किसी टूटे कांच की सी सूरत मास में खुप गई थीं। इनको खींचकर निकालने की तकलीफ का तस्वुर ही जानलेवा था। इसने सस्त रवि से फ्लैट के दरवाजे में चाबी घुमाई और दरवाजा खोला तो ऊपर कहीं से पानी से भरी डिब्बी आ गिरी। वो एंड डोर मैट पर गिरी थी और कारपेट गीला हो गया था। इसने तवज्जो दिए बगैर दरवाजा बंद किया। वो अक्सर ऐसी चीजें घर में छोड़ देता था। अगर डिब्बी अभी गिरी थी तो इसका मतलब था इसके बाद फ्लैट में कोई दाखिल नहीं हुआ था। डिब्बी दोबारा भरकर रखी जा सकती थी मगर कारपेट पे निशान जरूर मिलते। इसके बावजूद आदत से मजबूर इसने अंदर जाकर किचन की खिड़की की कुंडी चेक की, फिर बाथरूम के रोशनदान देखे। सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था। इसने टीवी ऑन किया और लैपटॉप गोद में रखकर पाँव लंबे करके मेज पर रखे सोफे पर बैठ गया। वो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को देखना चाहता था जो सानिया ने इसे सीडी की सूरत में दिए थे। सानिया ने फाइल पर सहहरफी पासवर्ड लगा दिया था। वो इसे बता चुकी थी कि पासवर्ड क्या था। अगर वो इससे कुछ भी लेता था तो इसको इस फाइल पर यही पासवर्ड लगाने का कहा करता था। ARP। लम्हे भर को इसका ध्यान भटककर अदलार में अपने होटल ग्रैंड के ऑफिस के बाहर लगी तख्ती की तरफ चला गया। वहां भी इसने यही लिखवा रखा था। इसे अमूमी तासुर यही पड़ता था कि ARP का मतलब अब्दुर्रहमान पाशा है, जबकि ऐसा नहीं था। वो जब भी खुद को ARP लिखता तो वो इससे मुराद कभी भी अब्दुर्रहमान पाशा नहीं लिया करता था। ARP का मतलब इसके नज़दीक कुछ और था। फाइल्स का मुताला करते हुए वो जहनी तौर पर उलझा हुआ था। मम्मी ने सुबह इसे जितनी ताकीद से कहा था कि वो मामू से मिल ले, अब अगर वो नहीं जाएगा तो वो हर्ट होंगी और यही वो चीज़ थी जो वो नहीं चाहता था। इसे जाना ही पड़ेगा। वो जितना इस रिश्ते और इन रिश्तेदारों से एतराज़ बरतने की कोशिश कर रहा था, अब इतने ही वो इसके सामने आ चुके थे। बहुत बेदिली से इसने लैपटॉप बंद किया और फिर कलाई पर बधी घड़ी देखी। रात के 9 बज रहे थे। मामू का घर यहाँ से 10 मिनट की ड्राइव पर था। क्या वो अभी चला जाए? गाड़ी आज इसके पास नहीं थी, सर्विस के लिए दी हुई थी। इसे कल मिलना था। अगर होती तब भी वो टैक्सी पर ही जाता, क्योंकि वो इनको यही तासुर देगा कि वो तुर्की से आज आया है। 2 हफ्ते कब्ल नहीं, अलबत्ता वो इनके घर रुकेगा नहीं, वापस आ जाएगा। कह देगा कि वो होटल में रिहाइश पजीर है वगैरह वगैरह। कवर स्टोरी तो इसके पास हमेशा तैयार होती थी। वो उठा, अपनी जैकेट पहनी, जोगर्स के तस्मे बांधे और वायलेट उठाकर जाने लगा। फिर ख्याल आया कि वो खत के लिफाफे उठा ले जिनको इसे पुरानी तारीखों में स्टैम्प करवा के मैडम सेकंड सेक्रेटरी को भेजना था। ये काम मामू के घर जाने से ज्यादा जरूरी था। पहले इसे यही करना चाहिए। पानी की डब्बी दरवाजे के ऊपर जगह पर एहतियात से रखकर इसकी डोर फंसाकर वो बाहर निकल आया। टैक्सी ने इसे मामू के सेक्टर के मरकज पर उतारा। यहाँ से इनका घर 100 कदम के फासले पर था। जिस दिन वो इस्लामाबाद पहुंचा था इसने यूं ही सरसरी सा वो रास्ता समझ लिया था। शायद इसके लाशोर में ये बात बैठी हुई थी कि इस दफा इसे जाना ही पड़ेगा। मरकज पर एक कोरियर सर्विस की शॉप सामने ही थी। इसके सामने फूलों वाला बैठा था। मुख्तलिफ रंगों और किस्मों के फूल सजाए वो इन पर पानी छिड़क रहा था। फूल इसे चाहिए कि वो इनके घर कुछ लेकर जाए। फूलों से बेहतर कोई तोहफा नहीं था। वो हमेशा ही एक बहुत कीमती और खूबसूरत तोहफे होते हैं। इसे सोचा वो लड़के को गुलदस्ता बनाने का कह दे और तब तक वो अंदर कोरियर सर्विस से लिफाफे स्टैम्प करवा ले। बात सुनो। इसने फूल बेचने वाले लड़के को पुकारा। वो जो पानी का छिड़काव कर रहा था फौरन पलटा। जी साहब। अपने सामने मौजूद आदमी को देखकर, जो स्याह जैकेट में मलबूस पैंट की जेबों में हाथ डाले खड़ा था, वो जल्दी से पानी का बर्तन रखकर मुअद्दब सा हुआ इसके पास आया। गुलाब के फूल हैं तुम्हारे पास? कौन सा रंग चाहिए साहब? सुर्ख। इसने बिना सोचे कह दिया। लड़के ने जरा तासुफ से सर हिलाया। साहब, सुर्ख फूल खत्म हो गया है, थोड़े से सफ़ेद फूल पड़े हैं, वो कर दूं? नहीं नहीं। इसने कदरे बरहमी से नफ़ी में सर हिलाया। सफ़ेद गुलाब दुश्मनी की अलामत। मम्मी को पता चले वो पहले ही दिन मामू के घर सफ़ेद गुलाब लेकर गया था तो वो अजहद खफा होंगी। मुझे सुर्ख ही चाहिए। कहाँ से मिलेंगे? साहब, मेरे पास सुर्ख स्प्रे है। इन सफ़ेद फूलों को स्प्रे कर दूं? कसम से साहब, इतनी महारत से करूँगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। हाँ, ये ठीक है, यही कर दो। इसने इस बात में सर को जंबिश दी। नकली सुर्ख रंग के गुलाब सफ़ेद गुलाब से फिर भी बेहतर थे। फूलों वाला लड़का जल्दी जल्दी बास्केट से सफ़ेद फूल निकालने लगा। तुम गुलदस्ता बनाओ, मैं आता हूँ।
इसकी रफ्तार देखकर वो जान गया कि अभी इसे काफी वक्त लगेगा, इसलिए वो अंदर कोरियर शॉप की तरफ बढ़ गया। इसे अगर किसी शय से अजहद नफरत थी तो वो वक्त जाया करने से थी। कोरियर शॉप में दो अफराद खड़े अपने अपने लिफाफे जमा करवा रहे थे। डेस्क के पीछे बैठा पी कैप पहने लड़का कंप्यूटर पर मसरूफ नजर आता था। वो खामोशी से जाकर एक कोने में खड़ा हो गया। दफतन मुलाजिम लड़के ने टाइप करते हुए सर उठाकर देखा। जिहान पर नजर पड़ते ही इसके चेहरे पर शनासाई की रमक उभरी। वो जल्दी जल्दी काम निपटाने लगा। दोनों अफराद को फारिग करके वो इसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए खड़ा हो गया। जी अहमद भाई, कोई खिदमत? हाँ, छोटा सा काम है। वो जैकेट की जेब से चंद साफ लिफाफे निकालते हुए इसके सामने काउंटर पर आया। इनको कुछ बैक डेट्स में स्टैम्प करना है और कुछ को आगे की डेट्स में। ये देखो। वो इसे काम समझाने लगा। जफर इसको जानता था। इससे पहले वो जिहान का इससे हटकर भी एक इजाफी काम कर चुका था। ना भी कर चुका होता तब भी इसके कार्ड के बायस कर ही देता। एंट्री नहीं करनी भाई? जब वो लिफाफे वापस जैकेट में रखने लगा तो गजफ्फर हैरत से बोला, मैं तुम्हें किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहता, लंबा काम हो जाएगा। और घर में सब ठीक है? जी भाई। मुजफ्फर इसे घर की बातें बताने लगा। इसका वो भाई जिसको जेल से निकलवाने में जिहान ने मदद की थी अब काम पे लग गया था और वो इस बात से काफ़ी आसूदा लग रहा था। मैं चलता हूँ, तुम्हारा भी ऑफ करने का टाइम हो रहा है। इसकी बात तहम्मुल से सुनकर वो तबसरा करके इसने घड़ी देखते हुए कहा। वो मामू के घर पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं करना चाहता था। मुजफ्फर से मुसाफा करके वो बाहर आया। सुस्तरो लड़का अभी बुके प्लास्टिक कवर के गिर्द रिबन बांध रहा था। स्प्रे नहीं किया? इसने सफ़ेद गुलाब के फूलों को देखकर अचपने से आईब्रो उठाई। मैंने अभी देखा साहब, स्प्रे ख़त्म हो गया है, आप ऐसे ही ले जाएं। ये देखे ना, ये सब्ज़ पत्ते साथ मैंने लगाए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, ज़्यादा लेक्चर मत दो, कितने पैसे हुए? नागवारी से टोकते हुए इसने बटवा निकाला। अंदर से चंद नोट निकालते हुए इसकी निगाह अपने सर्विस कार्ड पर पड़ी। क्या ये मामू को दिखाना था? नहीं, अभी बहुत जल्दी होगा। पहले इसे इनका एतमाद जीतना होगा और वो इनकी नाजुक अंदाम मगरूर सी बेटी, इन सब लोगों की जिंदगी का हिस्सा बनना मुश्किल लग रहा था। बुके छोटा सा था। इसको पहलू में लटकाए हाथ में लापरवाही से पकड़े वो सड़क किनारे चलने लगा। मामू का घर यहाँ से करीब था मगर वो कुछ देर मरकज की सड़कों के किनारे चलना चाहता था। अभी वो सिर्फ अपनी सोचों को जमा करना चाहता था। वो क्या चाहता है वो खुद भी पुरयकीन नहीं था, या फिर वो जो चाहता था इसे कहने से डरता था। माँ से कहने का तो वो सोच भी नहीं सकता था मगर खुद से तो वो कह ही सकता था। और असल बात वही थी जो सानिया ने आज दोपहर में कही थी। वो अपने मामुओं से डरता था, वो इनके तानों से डरता था। इतने सालों बाद भी वो इनके सामने सर उठाने से डरता था। मगर मम्मी कहती थी वक्त बदल गया है, फुरकान मामू और सुलेमान मामू नरम हो गए हैं। अलबत्ता पिछले वर्ष होने वाली सुलेमान मामू से मुलाकात के बाद इसे कोई खुशफहमी नहीं रही थी कि इनके मिजाज की सख्ती और गरूर ख़त्म हो गया है। वो वैसे ही थे। फ़र्क ये था कि अब सुलेमान मामू को अपनी बेटी की फ़िक्र थी। अब वो बेटी वाले थे। इनका हाथ नीचे था और इसका ऊपर। पहले की बात और थी, तब इनकी बेटी छोटी थी, इन्हें मुस्तकबिल की फ़िक्र नहीं थी। लेकिन अब इसकी शादी की उम्र थी, रिश्ते भी आते होंगे। अब वो इसके फ़र्ज से सुबकदोश होना चाहते होंगे और इनकी पहली तरजीह इनका भांजा ही था। कोई भी अपनी खुशी से बचपन का निकाह नहीं तोड़ता। सुलेमान मामू से भी इसे ये उम्मीद थी कि वो इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहते होंगे, ना वो खुद चाहता था। लेकिन निभाना, यहीं आकर वो रुक जाता था। ये रिश्ता निभाना बहुत मुश्किल था। वो ऐसी छोटी सोच का हामिल आदमी तो था नहीं कि पुराने इंतकाम लेने के लिए इनकी बेटी को लटकाए रखता। ये भी ठीक था कि वो इनसे मिल ले ताकि दोनों फ्रीकैन देख लें कि ये रिश्ता चल सकता है या नहीं। अगर इसे महसूस हुआ कि वो निभा सकता है तो वो मम्मी को आगाह कर देगा, और अगर इसे लगा कि वो नहीं निभा पाएगा तो वो फिर इसी मकाम पर आकर रुक गया। मम्मी हर्ट होंगी, ये वो आखिरी चीज़ थी जो वो नहीं चाहता था। इतने साल अगर इसने जानबूझकर मामू की फैमिली से लाताल्लुकी इख्तियार किए रखी तो इसलिए कि वो दूर अंदर ये रिश्ता नहीं चाहता था। सड़क किनारे सर झुकाकर चलते हुए इसने खुद से सच बोलने का फैसला कर ही लिया। वो खुद ही ये रिश्ता नहीं चाहता था। इसकी ये सारी बेरुखी, लाताल्लुकी और एतराज़ बरतना सब लाशऊरी तौर पर इसीलिए था कि वो लोग तंग आकर खुद ही रिश्ता ख़त्म कर दें और वो माँ को दुख देने के बोझ से आज़ाद हो जाए। ये बात अलग थी कि वो खुद को धोखा देने के अलावा और कुछ न था। जो भी ये रिश्ता ख़त्म करे जिम्मेदार तो वही होता। इसके खुश्क रवैये के बायस ही ये रिश्ता टूटेगा। लेकिन वो लोग इससे और क्या तवक्को रखते हैं? किससे कहा था इन्हें कि वो अपने छोटे छोटे बच्चों का रिश्ता तय कर दें? इसे कभी कभी इन सारी जिम्मेदारान पर अजहद गुस्सा चढ़ता, मम्मी पर अलबत्ता नहीं चढ़ता, कभी भी नहीं। वो सिर्फ अपने भाइयों के साथ ताल्लुक़ कायम रखना चाहती थी। उन्होंने
जो कुछ किया बस रिश्ते बचाने के लिए ही किया। वो जानबूझकर माँ को शक का फायदा दे दिया करता था, मगर मामू को नहीं। बेइंसाफी है तो बेइंसाफी सही। बहुत देर वो सड़कों पर बेमकसद चलता सोचों में गलता रहा। वो अभी इनके घर नहीं जाना चाहता था, मगर माँ के सामने इसके मैं अभी ज़हनी तौर पर तैयार नहीं और ये बहुत जल्दी है, मुझे सोचने का वक्त दें। जैसे बहाने नहीं चलते थे। इसे एक दफ़ा जाना ही पड़ेगा। घड़ी की सुइयां 10 से ऊपर आ चुकी थीं जब इसने खुद को सुलेमान मामू के घर के बैरूनी गेट के सामने खड़े पाया। गेट बंद था, अंदर घर की बत्तियां जल रही थी। इसकी निगाह साथ वाले गेट पर फैली। यह फुरकान मामू का घर था। वो पहले एक दिन आकर ये घर देख कर गया था और फिर फेसबुक पर रोहेल ने इन दोनों घरों के अंदर बाहर की इतनी तस्वीर लगा रखी थी कि इसे अंदरूनी नक्शा भी हिफ्ज था। वो इन दोनों वसीओ अरीज और खूबसूरत बंगलों के सामने सड़क पर गोया किसी दोराहे पर खड़ा था। अंदर जाए या यहीं से पलट जाए, इसे सिर्फ एक बहाना दरकार था इस घर और इसके मकीनों से दूर भागने का। सिर्फ एक वजह वो ढूंढ ले और वापस पलट जाए, लेकिन कोई वजह थी ही नहीं। इसे अंदर जाना ही था। दफतन फुरकान मामू के गेट के पीछे खड़का हुआ और फिर बोलने की आवाजें, करीब आते कदम। वो गैर इख्तियारी तौर पर तेजी से एक तरफ हुआ। कॉलोनी में नीम अंधेरा सा था। घरों की बैरूनी बत्तियां भी इस जगह को रोशन करने में नाकाम थी। वो फुरकान मामू के गेट के दाहिनी तरफ एक घास बड़े जंगले की ओट में हो गया। गेट से फुरकान मामू चंद अफराद समेत बाहर निकल रहे थे। शलवार कमीज में मलबूस मुस्कुराते हुए वो खुश इखलाकी से अपने मेहमानों को छोड़ने बाहर आए थे। मेहमान 3 मर्द हजरात थे जिनके कारें सड़क के पार एक खाली प्लाट के सामने खड़ी थी। यहाँ से जरा दूर न जाने क्यों मामू अब इन अफराद के साथ बातों में मगन इसी तरफ जा रहे थे। पीछे गेट खुला रह गया था। गार्ड चौकीदार फिल वक्त कोई भी न था। शादी करीब थी, सो मसरूफियत ने मुलाजमों को भी घेर रखा होगा। वो अंधेरी जगह पर दम साधे खड़ा फुरकान मामू को देखता रहा। दिल में एक अजीब सी होक उठी थी। पुरानी बातें फिर से याद आने लगी थी। इसने बेख्तियार सर झटका और जैसे उमड़ती यादों को रफा करना चाहा। मामू अब अपने मेहमानों की गाड़ी के साथ खड़े इनसे कुछ कह रहे थे। इसे यूं वक्त ज़ाया होने पर उलझन हो रही थी। चंद मिनट तो वो खड़ा रहा, मगर जब इसे लगा कि मामू और इनके मेहमानों की गुफ्तगू लंबी होती जा रही है तो वो जंगले के अगब से निकल आया। वो लोग बहुत दूर तो नहीं थे, अलबत्ता ऐसे रुख से खड़े थे कि किसी का भी चेहरा गेट की जानिब नहीं था। वो फुरकान मामू का सामना किए बगैर अंदर जाना चाहता था। क्या हर्ज था अगर वो यूं ही अंदर दाखिल हो जाए? फुरकान मामू को मुतवज्जो करना और इनके सवालात का जवाब देना। नहीं, अभी नहीं। बहुत आराम और आहिस्ता से वो खुले गेट के अंदर चला गया। सर्दी बढ़ गई थी। लॉन खाली था, सब अंदर थे। इसने गर्दन इधर उधर घुमाकर दरमियानी दरवाजा तलाश किया। वो सामने ही था। इस पर घंटी लगी थी, लेकिन इसने पहले दरवाजा धकेला तो वो खुल गया। इसे जाना तो सुलेमान मामू की तरफ था, सो इधर रुकना बेसुध था। वो दरवाजे से गुजरकर सुलेमान मामू के लॉन में दाखिल हो गया। इतने बरसों से बिना इजाजत दूसरों के घरों, लॉकर्स, मोबाइल्स और ईमेल्स में खामोशी से दाखिल होने और निकलने की आदत के बावजूद वो ऑफिशियल काम के बगैर ट्रेस पासिंग नहीं किया करता था। अब भी ये करते वक्त इसके जहन में यही बात थी कि वो इसके मामू का नहीं बल्कि सुसर का भी घर है। अंदर जाकर वो बता देगा कि वो किस तरह दाखिल हुआ। बात खत्म। सुलेमान मामू का हरा भरा लॉन भी सुनसान और सर्द पड़ा था। इसे पछतावा हुआ कि इसने फूल उठाने का तकल्लुफ क्यों किया। ख्वामख्वाह एक बोझ उठाए फिर रहा है। इसने गुलदस्ता लॉन के मेज पर रख दिया और खुद घर के दाखिली दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। घंटी बाहर गेट पर थी, अंदर इस दाखिली दरवाजे पर नहीं। अब क्या सिर्फ दरवाजा खटखटाने पर कोई निकलेगा? बहुत जब से इसने दाखिली दरवाजे पर दस्तक दी। अलबत्ता वो खुद भी जानता था कि अंदर कमरों में मौजूद अफराद इस वक्त ये दस्तक नहीं सुन पाएंगे। वो जानबूझकर इस तरह कर रहा था ताकि इसे इनसे मिलना ना पड़े और वो कह सके, मम्मी मैं गया था मगर आपके भाइयों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। मैं क्या करता, सो वापस आ गया। हस्बे तवक्को किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। वो सर्द पड़ते हाथ जैकेट की जेबों में डाले घर की दीवारों के साथ साथ चलते यूं ही जायजा लेने लगा। इस घर में कौन कौन है? मेहमान भी आए होंगे शादी के? कोई जाग रहा है या नहीं? और ऐसी ही बातों का सरसरी सा मालूम करने वो घूम फिर कर घर को देखने लगा। तमाम खिड़कियां बंद थीं, अलबत्ता लॉन के दाहिने रुख पर खुलती एक खिड़की के 2 शीशे के पट खुले थे। इतनी सर्दी में कौन खिड़की खोल कर बैठा है? वो छपने से भवें सुकेड़े इस तरफ आया। शीशे
शीशे खुले थे, अलबत्ता जाली बंद थी। इसके पीछे पर्दे भी गिरे थे। दो पर्दों के दरमियान एक दर्ज थी जिससे कमरे का मंजर दिखाई दे रहा था। यहाँ वो आदत से मजबूर था। निचला लब दांतों से दबाए इसने एहतियात से गर्दन जरा ऊंची करके अंदर देखा। कमरे में मध्यम रोशनी फैली थी। सिर्फ एक ही बल्ब जल रहा था। रोशनी का दूसरा मंबा बेड के तकिए पर रखा लैपटॉप था, जिसके सामने वो कोहनियों के बल औंधी लेटी थी। स्क्रीन की रोशनी इसके चेहरे को चमका रही थी। वो थोड़ी देर हथेली रखे दूसरे हाथ की उंगली लैपटॉप के टच पैड पर फेर रही थी। ये वही थी जिसको इसने दोपहर में देखा था। इसे वही स्याह लिबास पहन रखा था, सिल्की बाल, मलाई से बनी जिल्द, इसकी कजन, इसकी बीवी। कैसा अजीब सा रिश्ता था कि दिल में कोई एहसास ही नहीं जागता था। न इसे मिलने की कोई ख्वाहिश थी। न जाने क्यों वो मायूस हुआ था। जिस तरह लोग मुड़ मुड़ कर इसे होटल की लॉबी में देख रहे थे, इसे वो सब कुछ नागवार लगा था। इसका लिबास गो के ऐसा न था। आस्तीनें पूरी थी, कमीज लंबी थी, नीचे खुला ट्राउजर था, मगर इसके कपड़ों की फाल ही कुछ ऐसी थी और कुछ इसका अंदाज कि वो तवज्जो खींचते थे। इसे ऐसी लड़कियां कभी भी अच्छी नहीं लगती थी। इसे ये लड़की भी कतई अच्छी नहीं लगी थी। रात के मुकद्दस खामोशी में बटनों की आवाज ने इर्ताश पैदा किया तो वो चौंका। वो उठकर बैठते हुए बेचैनी से मोबाइल पर कॉल मिला रही थी। हेलो ज़ारा। शायद राब्ता मिल गया था, तभी वो दबे दबे जोश से चहकी। कैसी हो? सो तो नहीं गई थी? हया बोल रही हूँ। जिहान ने सोचा वो क्यों सर्दी में बाहर खड़ा किसी के कमरे में झांक रहा है। इसको मम्मी ने मामू वगैरह के सारे नंबर्स दे रखे थे, फिर वो इनको कॉल करके बता क्यों नहीं रहा कि वो इनके घर आ चुका है। अगर इसकी नीयत अंदर जाने की होती तो वो लोग तोड़कर भी अंदर दाखिल हो जाता। सारी बात नीयत की थी। सारी बातें छोड़ो ज़ारा, और मेरे पास जो बड़ी खबर है वो सुनो, और तुम यकीन नहीं करोगी, मैं जानती हूँ। वो अंदर मौजूद लड़की की बातें बेतौजी से सुन रहा था। मोबाइल जेब से निकालते हुए वो सुलेमान मामू को फ़ोन करने के बारे में सोच रहा था। इसने नंबर मिलाया, फिर बंद कर दिया, फिर मिलाया, फिर बंद कर दिया। कैन यू बिलीव इट ज़ारा कि मुझे यूरोपीय यूनियन ने स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट कर लिया है। मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली से नंबर लिखता वो जैसे चौंका था। यूरोपियन यूनियन का स्कॉलरशिप अरिस्मिस मेंडेस एक्सचेंज प्रोग्राम। अभी थोड़ी देर पहले वो अपनी दोस्त से जो गुफ्तगू कर रही थी, इसमें यही नाम इसने लिया था। क्या वो स्कॉलरशिप के लिए कहीं जा रही थी? इसने मोबाइल वापस जेब में डाला। इसकी सारी हसासियत अंदर होती गुफ्तगू पे लग गई। बिल्कुल सच कह रही हूँ ज़ारा। अब वो किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से आने वाली ईमेल का बताकर अपनी दोस्त को मुतमईन करने की कोशिश कर रही थी। वो बिल्कुल दम साधे खड़ा सुने गया। इसे सिर्फ यूरोप की इस यूनिवर्सिटी का नाम सुनने में दिलचस्पी थी जहां वो जा रही थी। नहीं, स्पेन की डोनर्स नहीं, बल्कि तुर्की की स्पांजी यूनिवर्सिटी ने हमें सिलेक्ट किया है और अब हम एक सेमेस्टर पढ़ने 5 माह के लिए तुर्की जा रहे हैं। बाहर सर्दी और तारीकी में खिड़की के साथ खड़े जिहान को महसूस हुआ किसी ने इसका सांस रोक दिया हो। तुर्की, इस्तांबुल, 5 माह। इसने बेयकीनी से पर्दों के दर से झलकते मंजर को देखा। इसका दिमाग जैसे सुन हो गया था। वो अब अपनी दोस्त को स्पांजी में हेड स्कार्फ पर पाबंदी के बारे में बता रही थी। इसकी तवज्जो फिर भटक गई। इसे लगा इसकी पेशानी पर पसीना आ गया है। जैकेट की आस्तीन से माथा साफ करते हुए वो जरा पीछे का हुआ तो साथ लगे गमलों से हाथ टकराया। बेख्याली में होने वाले इस अमल से गमला लुढ़क गया। नीचे घास थी इसलिए वो टूटा नहीं, मगर पत्तों की हल्की सी खड़खड़ाहट भी अंदर सुनाई दी थी। तभी इसने इस लड़की को चौंक कर खिड़की की जानिब देखते देखा। वो बहुत एहतियात से एक तरफ हो गया। वो इतनी बेवकूफ़ या लापरवाह नहीं थी। इसकी हसासियत काफ़ी तेज थी। इसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए, इससे कब्ल कि वो पकड़ा जाए। अब्बा ने मुझे कभी स्कार्फ लेने या सर ढकने पर मजबूर नहीं किया, थैंक गॉड। वो खिड़की की तरफ नहीं आई, बल्कि सिलसिला कलाम वहीं से जोड़कर कहने लगी। वो दूसरी दफ़ा चौंका था। थैंक गॉड? इस बात पर थैंक गॉड कि इसके बाप ने कभी इसे सर ढांपने को नहीं कहा। अजीब लड़की थी ये। चंद लम्हों में इसने फैसला कर लिया कि इसे क्या करना है। इसे अंदर नहीं जाना, इसे इन लोगों से अभी नहीं मिलना। इसे पहले अपनी बीवी से बात करनी होगी। इसे इनसे मिलने और इनको अपनी जानिब से कोई भी उम्मीद दिलाने से कबल इस लड़की को जानना और एतमाद में लेना होगा। ये इसके लिए भी ज़रूरी था कि किसी न किसी तरह इसको तुर्की का स्कॉलरशिप हासिल करने से रोकना था। अल्लाह अल्लाह, अगर वो तुर्की आ गई तो वो बुरी तरह से फंस जाएगा। कैसे संभालेगा वो सब कुछ? इसने गर्दन मोड़कर लॉन की मेज पर रखे गुलदस्ते को देखा और फिर कुछ सोचकर जेब से लिफाफों का बंडल निकाला। वो लिफाफा जिस पर एक रोज कब्ल की मोहर दर्ज थी, इसने वो अलहदा किया, फिर अंदरूनी जेब से पेन निकाला। चंद लम्हे सोचता रहा, फिर लिफाफे के अंदर रखा चकोर मोटा सा सफ़ेद कागज बाहर निकाला और इस पर लिखा,
वेलकम टू स्बांजी। ये इसको चौंका देने के लिए बहुत होगा। किसी और मकसद के लिए लिए गए लिफाफे पर इसका नाम लिखकर इसने ठीक इसे बंद किया। अंदर वो अपनी दोस्त को अभी तक परसों होने वाली मेहंदी के बारे में बता रही थी। वो दबे कदमों चलता लॉन में रखी कुर्सियों तक आया, मेज पर रखा बुके उठाया और मतलाशी निगाहों से घर को देखा। किधर रखे वो इसको? कोई ऐसी जगह हो जहाँ सबसे पहले हया देखे, इसके माँ बाप नहीं। हया, ये नाम भी कितना गैर मानूस सा था ना। इसे ये घर के अंदर रखना था। किचन का एक दरवाज़ा अमूमन बाहर की तरफ खुलता है, शायद वो खुला हो। यही सोचकर वो घूमकर घर की दूसरी तरफ आया। किचन का बैरूनी दरवाज़ा बंद था, लेकिन एक खिड़की जो बाहर की तरफ खुलती थी, इसमें से वो ये बुके अंदर रख सकता था। खिड़की इस तरह बनी थी कि बाहर की तरफ शीशे के पट थे और अंदर की तरफ ग्रिल थी। ग्रिल का डिज़ाइन कुछ ऐसा था कि वो बुके इसके अंदर से गुजार कर सामने काउंटर पर रखा जा सकता था, लेकिन इसके लिए पहले शीशे वाले पट को खोलना होगा। इसने बस 2 दफा खींचा और पट की कुंडी उखड़ गई। देसी चीजें। खैर, इसे सिर्फ फूल अंदर रखने से गर्ज थी। निहायत आहिस्तगी से गुलदस्ता और बंद लिफाफा ग्रिल में से गुजारकर इसने काउंटर पर रखा, फिर हाथ वापस खींच लिया। शीशे वाला पट एहतियात से बंद करते हुए वो पलट गया। सुबह जो भी वो फूल देखेगा, लिफाफे पर दर्ज नाम पढ़कर इनको हया के हवाले कर देगा। वो जरूर सोचेगी कि रात को इनके घर के अंदर कौन फूल रख के जा सकता है। इससे आगे क्या होगा, इसे अभी ये तय करना था। लेकिन जो बात इसे मुतमईन करने के लिए काफी थी, वो ये थी कि वो इस जबरदस्ती की मुलाकात से बच गया। एक अनचाहे मजबूरी के बंधन से फरार की मोहलत में चंद दिन का इजाफा हो गया। अब वो मम्मी को कह सकता था कि वो इसलिए अंदर नहीं गया क्योंकि इनकी भतीजी तुर्की आ रही है, और ये बात मम्मी को परेशान कर देने के लिए काफी थी। घर से निकलने से कबल कुछ सोचकर वो पोर्च में खड़ी गाड़ियों की तरफ आया था। फरीहा ने गर्दन मोड़कर कुछ अशबने और कुछ नखुवत से इसे देखा। बोलो, मेरा ख्याल है हम इधर बेंच पर बैठ जाते हैं, पूरे एतमाद से संजीदगी से कहते हुए इसने हाथ से सड़क किनारे बने बेंच की तरफ इशारा किया। लड़के, मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, जो कहना है यहीं कहो। ठीक है, अब आप मेरी बात सुने। कंधों को ज़रा सा उचकाकर वो इसके सामने खड़ा कहने लगा। आपने मुझे पनाह गज़ीन की औलाद कहा था। अब भी कहती हूँ, और बहुत जल्द तुम्हें इस जगह से निकलवा कर दिखाऊंगी। इसने हल्की सी इस्तहज़ाइया मुस्कुराहट के साथ कहा। लेडी फरीहा, पनाह गुज़ीन की औलाद होना बेहतर होता है। अपने शोहर के छोटे भाई के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने और हर 2 रोज़ बाद रात के 12:30 बजे मैकेनिक शॉप में वो करने से जिसे गुनाह कहते हैं। अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इसने किसी गुलाबी सुनहरी से इंसानी चेहरे को सफ़ेद पड़ते देखा था, ऐसे जैसे किसी ने सफ़ेद पेंट कर दिया हो। फरीहा का सारा खून ही निचड़ गया। कितने ही पल वो शल खड़ी रही। अब आप मेरी बात सुने। मुझे और मेरी फैमिली को अगर आपने यहाँ से निकलवाने की कोशिश की तो मैं आपके शोहर के पास चला जाऊँगा, और ये मत सोचिएगा कि वो मेरी बात नहीं मानेंगे। मैं इनको वो सबूत भी दिखा दूँगा जो मैंने इकट्ठे किए हैं। ये मत भूलिएगा, कैमरा हर घर में होता है। फरीहा ने शायद कभी नहीं सोचा था कि वो यूं पकड़ी जाएगी। वो इतनी शशदर थी कि जवाबन कुछ भी न कह सकी। वो इसे यूं ही हक्का बक्का छोड़कर पलट आया। इसका अपना दिल भी ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा था। बहुत दिनों से इसने फरीहा के सामने खुद पर एतमाद कायम किया था, और ये कैमरे वाली बात तो खाली एक धमकी थी। इसके पास कोई सबूत न था। सामने कोई मर्द होता तो रख के 2 थप्पड़ लगाता और बक झक के चलता करता, मगर फरीहा का गुरूर कुछ ऐसे घायल हुआ था कि वो संभल ही न सकी, और वो दबी मुस्कुराहट के साथ वापस आ गया। फिर दोबारा कभी वो करामत बे की दुकान पर नहीं गया। अली करामत के घर जाना भी इसने तर्क कर दिया। इसकी इज्जत नफ्स को गवारा नहीं था कि अब वो इनके घर जाए, लेकिन अक्सर स्कूल से जाते हुए बस स्टॉप पर शटल का इंतजार करते वो अली करामत को अपनी डॉक्टर मम्मी के साथ आते देखता, और फिर काफ़ी देर तक इनको देखता रखता। नकाब से भी इनकी आंखों की मुस्कुराहट और नमी छुपती नहीं थी। उमर हकान अक्सर नहुअत से कहता नजर आता कि इसकी चच्ची एक बदसूरत स्याफाम औरत है, मगर जिहान को वो औरत बहुत खूबसूरत लगती थी। मरा जमीला, इसकी मरा जमीला। इसने बहुत अरसे बाद बालाखर एक दिन वो मरा जमीला वाला कार्ड इनको दे ही डाला। वहीं बस स्टॉप पर खड़े कार्ड पलट कर देखते वो बेख्तियार हंस दी थी। फिर बहुत अरसा नहीं गुजरा जब इसने सुना नाना की तबीयत खराब थी। मम्मी को इस खबर ने बेचैन कर दिया था। वो बार बार पाकिस्तान फोन करती, इसे ना बताती, मगर वो दरवाजे की ओट में खड़ा सुनता रहता। प्लीज़ भाई, मुझे इस तरह मना मत करें। मैं अब्बा से मिलना चाहती हूँ। बस मैं और जिहान आएंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। प्लीज़ आप मुझे आने दें। वो आंसू पोंछती मिन्नत भरे लहजे में कह रही होती। एक शाम इसने हिम्मत जमा करके अब्बा के कमरे की एक्सटेंशन रिसीवर तब उठाया जब अब्बा सो रहे थे और मम्मी लिविंग रूम में बैठी पाकिस्तान बात कर रही थी।
कोई ज़रूरत नहीं है सबीन, बाबा बिल्कुल ठीक है, तुम यहाँ आने का मत सोचो। दूसरी तरफ फुरकान मामू कह रहे थे, मगर मेरा दिल कहता है कि वो ठीक नहीं है, मैं आना चाहती हूँ। हरगिज़ नहीं, तुम्हारे इस मफरूर शोहर ने सारे ज़माने में हमें बदनाम करके रख दिया है। हम पहले ही लोगों से इस बात पर मुंह छुपाते फिरते हैं कि हमारा बहनोई मफरूर है और सियासी पनाह लेकर रह रहा है। अब तुम आओगी तो सारी दुनिया क्या कहेगी। मुझे अब्बास से ज़्यादा किसी की परवाह नहीं है और सिकंदर मेरे साथ तो नहीं आ रहे, मैं बस एक दिन के लिए आ जाती हूँ। अगर रिश्तेदारों से सामना हो गया तब भी वो मुझे कुछ नहीं कह सकते। अब्बा से मिलने आने पर कौन मुझ पर उंगली उठा सकता है भाई। मम्मी को मामू की बात समझ में नहीं आ रही थी। मेरी बात सुनो सबीन, हमने तुम्हारे शौहर के इस कारनामे के बाद लोगों से कह दिया है कि सिकंदर जिल्लत और शर्मिंदगी के बायस सारी ज़िंदगी पाकिस्तान का रुख नहीं कर सकता। आखिर कारनामा भी तो खासा शर्मनाक अंजाम दिया है ना। हमने ये भी कहा है कि हमने तुम लोगों से कतई ताल्लुक़ कर लिया है। फ़ोन लाइन पर चंद लम्हे को एक शशदर सी खामोशी छा गई। फिर मम्मी की डूबती आवाज़ सुनाई दी, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई, मैं आपकी बहन हूँ, आप मुझे यूँ डिसऑन नहीं कर सकते। हमारे बच्चों का रिश्ता हुआ है। सुलेमान की बेटी अभी बहुत छोटी है, इस रिश्ते की बात बाद में देखी जाएगी। वैसे भी ये तुमने अपनी खुदगर्जी के बायस किया। तुम जानती थी कि सिकंदर ने क्या किया है और तुम्हें डर था कि हम लोग तुम्हें छोड़ न दें, इसलिए तुमने ये रिश्ता किया। हाँ, मैंने दिखाई खुदगर्जी, हाँ मैंने छुपाई हकीकत, मगर मैंने ये रिश्ता जोड़ने के लिए किया, सिर्फ इसलिए कि मैं आपसे ना कटूं। अब आप मुझे मेरे बाप से मिलने से रोक रहे हैं इसलिए कि आप लोगों के सामने झूठे साबित ना हो जाएं। मम्मी दबी दबी चीखी थीं, अगर तुम इस तरह आओगी तो ना सिर्फ हम में से कोई तुम्हें लेने नहीं जाएगा, बल्कि हम वाक़तन तुम्हारे साथ कतई ताल्लुक़ कर लेंगे। और जब अब्बा जान को ये मालूम होगा तो इन पर क्या गुजरेगी ये सोच लेना। और ये भी कि अगर इनको कुछ हुआ तो इसकी ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ तुम होगी। भाई, मम्मी कहती रह गई, मगर दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। इसने मम्मी के रिसीवर रखने का इंतज़ार किया, फिर आहिस्ता से फ़ोन रखकर बाहर आया। मम्मी सोफ़े पे बैठी सर हाथों में दिए दबी दबी सिसकियों से रो रही थीं। इसने टिशू के डब्बे से 2 टिशू निकाले और इनके सामने ला कर दिए। मम्मी ने फीका चेहरा उठाया, मम्मी आप मामू की बात ना सुने, हम पाकिस्तान ज़रूर जाएंगे। अगर वो हमें लेने नहीं आएंगे तो हमारे पास इनका ड्रेस है, हम कैब करके इनके घर चले जाएंगे। वो बस नम आंखों से इसे देखती रहीं। शायद इन्हें मालूम था कि वो दूसरे फ़ोन पर सब सुनता रहा है। हम इनके घर जाएंगे, मगर हम वहाँ कुछ खाएंगे नहीं। इसने जैसे इन्हें याद दिलाया। वो आंसू के दरमियान हल्का सा मुस्कुराई और इस बात में सर हिला दिया। तब इसे नहीं मालूम था कि वो क्यों मुस्कुराई हैं। बहुत साल बाद इसे एहसास हुआ कि वो शायद अपने कम उम्र बेटे की खुददारी और इज्जत नफ्स के पास पर फ़ख्र से मुस्कुराई थीं। मम्मी ने मामूओं की एक नहीं सुनी। उन्होंने पैसे जोड़ने शुरू किए। वो जेवर जो उन्होंने अपनी भतीजी के लिए रखा हुआ था वो भी बेच दिया। अब वो सिर्फ रवानगी के इंतजामात में लगी थीं। अब्बा की तबीयत बहुत बिगड़ती जा रही थी। मम्मी को के साथ किसी के रहने का इंतजाम भी करना था। अभी रवानगी में 2 दिन थे कि मामू का फ़ोन आ गया। नाना जान का इंतकाल हो गया था। मम्मी के लिए नाना के इंतकाल की खबर का सदमा इस सदमे से कहीं छोटा था जो इन्हें ये जानकर लगा कि नाना का इंतकाल इस रोज़ नहीं बल्कि 1 हफ्ता कबल हुआ था। मगर चूंकि मम्मी के आने से मामूओं की इज्जत और शान पर उंगली उठाई जाने का खदशा था, इसलिए इनको इतला ही देर से दी गई थी ताकि वो इनकी वफात की रसूमात में भी शामिल ना हो सकें। वो इंटरनेट का दौर नहीं था, ख़त और फ़ोन का ज़माना था, मगर मम्मी का नंबर और एड्रेस बहुत दफ़ा घर बदलने और दीगर रिश्तेदारों से रब्ता ना रखने के बायस फ़क्त मामूओं के पास था, इसलिए किसी और से भी इतला न पहुंच सकी। इस रोज़ इसने पहली दफ़ा अपनी बहुत सब्र वाली मजबूत माँ को, जिनकी सिसकियों की आवाज़ सांस की आवाज़ से ऊंची नहीं होती थी, फूट फूट कर बच्चों की तरह रोते देखा। इनका तो जैसे सब कुछ लुट गया था। इनके पास रोने को बहुत से गम थे। समझ में नहीं आता था कि किस किस बात का मातम करें, बाप के मरने का या भाइयों के रवैये का। 2 रोज़ तक वो ठीक से कुछ खा भी नहीं सकी। वो बस खामोशी से इनके साथ बैठा रहता था। तीसरे रोज़ वो अली करामत की मम्मी को बुला लाया। वो आई और मम्मी को तसल्ली देने लगी। मम्मी ज़रा संभल गईं। उन्होंने खाना भी खा लिया, मगर इनके जाने के बाद वो इससे बोली, सुनो जिहान, मेरा ख्याल था कि तुम राज रखना जानते हो। हमारे मसले और हमारी परेशानियां भी राज होती हैं। इनका दूसरों के सामने इश्तहार नहीं लगाते बेटा। जो इंसान अपने आंसू दूसरों से साफ करवाता है वो खुद को बेइज्जत कर देता है, और जो अपने आंसू खुद पोंछता है वो पहले से भी ज़्यादा मजबूत बन जाता है।
इसने खफ़त से सर हिला दिया। ये बात इसने अपने जहन में, दिल में और हाथ की लकीरों में नक्श कर ली कि इसे अपने मसले खुद ही अकेले और तन्हा हल करने हैं। कभी भी लोगों को बताकर ना हमदर्दी लेनी है और ना ही तहसीन मांगनी है। मम्मी ने पाकिस्तान जाने का इरादा बदल दिया। नाना जान ना रहे थे और जिन लोगों के दिल में इनके और इनके शोहर की इज्जत और हुर्मत न थी, इन लोगों के दरमियान जाकर वो क्या करती। दोबारा वो इसके सामने नहीं रोई, मगर अब वो बहुत दुखी रहने लगी। अब्बा की तबीयत इन डरावने ख्वाबों से बिगड़ने लगी थी जो इनको अब तकरीबन हर रात सताते थे। कुछ ख्वाब तो इसे भी आते थे, मगर इसके ख्वाब में इसको मलामत नहीं किया जाता था। बस वो आवाज़, वो पाक स्पाई, वो घोड़ा, वो फवारा, वो सारा मंजर फिर से ताज़ा हो जाता, ऐसे जैसे जख्म ताज़ा होते हैं। मालूम नहीं अब्बा क्या देखते थे, मगर वो अक्सर रातों को जाकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देते। कभी कभी वो मम्मी के चेहरे पर कोई निशान देखता तो जान जाता कि अब्बा ने हाथ में उठाई चीज़ इनको दे मारी होगी, मगर मम्मी कोई शिकायत नहीं करती थी। ये वो सिकंदर अहमद शाह नहीं थे जिन्होंने अपने मुल्क से गद्दारी की थी। ये एक जहनी मरीज, काबिल रहम आदमी थे और अभी ने मम्मी की ज़रूरत थी। फिर कुछ अरसा वो अस्पताल में दाखिल भी रहे। फिर जब वापस आए तो इनको मुस्तकिल रखना पड़ा। ये दवाएं इनको सारा दिन खामोश और पुरसुकून रखती, चाहे वो जाग रहे होते या सो रहे होते। कुछ ही अरसे बाद अब्बा एक इंसान से एक ऐसे मरीज बन गए थे जो कमरे तक महदूद हो गए। हाँ, हर 15-20 दिन बाद एक दौरा इनको पड़ता और वो तोड़ फोड़ करते, चीखते चिल्लाते, मगर मम्मी संभाल लेती। अपने मसले खुद ही हल करते करते वो पहले से बहुत मजबूत हो गई थीं।